हेलो, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। आओ सीखें अजब गजब हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। हाँ, आपने सही सुना, अजब गजब हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। आप तो अक्सर जैसे बहुत सारे ऐसे वाक्य जो है बातचीत के दौरान सुनते होंगे, लेकिन जब उसको अंग्रेजी बोलना हो तो हमें कठिनाई महसूस होती है। लेकिन इसे जानने के लिए अगर हम कुछ स्पेशल रूल्स अंग्रेजी के जान लें तो इसे अंग्रेजी में अनुवाद करना बेहद ही आसान हो जाता है। और आज वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो पहला जो है स्पेशल रूल्स आप देख सकते हैं, देयर इज नथिंग बट प्लस OW। यहां OW स्टैंड्स फॉर अदर वर्ड्स। अब एग्जाम्पल्स लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहां फूल ही फूल है। इस तरह के वाक्य आपने सुना होगा। यहां फूल ही फूल हैं। तो बस सिंपली स्टार्टिंग में हम यहाँ देयर इज नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। आप तो जानते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, और जहाँ सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है वहाँ हम देयर का प्रयोग अक्सर करते हैं। तो यहाँ भी हम करेंगे, देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग but flowers here। There is nothing but flowers here। यहाँ फूल ही फूल है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। खुशियां ही खुशियां हैं। यहां पे भी हम देयर इज नथिंग बट जॉय इन हिज लाइफ। यहां हम देख सकते हैं कि दोनों ही सेंटेंस में वर्ब जो है वो सिंगुलर आया है। यहाँ देख रहे हैं देयर इज नथिंग, यहाँ भी देख रहे हैं देयर इज नथिंग। यानी यहाँ पे वर्ब जो है नथिंग के अनुसार सिंगुलर होगा, ना कि बट के बाद आने वाले सब जैसे फ्लावर्स और जॉय हैं उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे नथिंग के अनुसार हम सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग। दूसरा स्पेशल रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। यहाँ पे लंबी लाइन हम खींचते हैं, ये होगा ये अगर प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो, और वाज वेयर अगर पास्ट टेंस का वाक्य हो, प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस OW। OW स्टैंड्स फॉर अदर वर्ड्स। तो आप देख सकते हैं रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अगर प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं तो इज एम आर का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और वाज वेयर अगर पास्ट टेंस के वाक्य होते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग होगा, प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। इसमें एग्जांपल्स हम लेंगे।
गाड़ी, सॉरी, खुलने ही को है, या खुलने ही वाली है, या खुलने खुलने को है। ये तीनों तरह के हिंदी वाक्य को हम एक ही रंग से अनुवाद करेंगे। देख रहे हैं, गाड़ी खुलने ही को है, या खुलने ही वाली है, या खुलने खुलने को है। तो हम अब देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है, चूंकि है का प्रयोग हुआ है, तो हम सब्जेक्ट की जगह पे हम इस रूल को अप्लाई करते हुए द ट्रेन, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो ट्रेन के अनुसार हम इज वर्ब का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद अबाउट टू, इज अबाउट टू लीव, अबाउट टू लीव। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वह आदमी मरने ही को है, या मरने ही वाला है, या मरने मरने को है ना मजेदार वाक्य। यहां भी आप देख सकते हैं, वह आदमी मरने ही को है, मरने ही वाला है, या मरने मरने को है। ये भी प्रेजेंट टेंस में है। तो ही, सॉरी, दैट मैन इज about, that man is about to die। यानी वह आदमी, अगर किसी इसमें से किसी तरह से भी हमको हिंदी सेंटेंस हमें दिया जाता है, जैसे वो आदमी मरने ही को है, वह आदमी मरने वाला है, या मरने मरने को है, हम इसको इसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे, दैट मैन इज अबाउट टू डाई। जस्ट हम इस स्पेशल रूल पे इस वाक्य को सजा देंगे और ये ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर इसी वाक्य को अगर पास्ट टेंस में कहा जाता, जैसे कि वह आदमी मरने ही वाला था, या मरने मरने को था, या मरने ही को था, तो हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते और दैट मैन के अनुसार हम वाज वर्ब का प्रयोग करते, तो कैसे हो जाता, दैट मैन वाज अबाउट टू डाई। तीसरा रूल है नाउ एंड नाउ दोनों तरफ हम देंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं, इस तरह के वाक्य अक्सर जो है प्रयोग होता रहता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, वह कभी रोता है कभी गाता है। नाउ ही वीप्स, नाउ ही सिंग्स। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं, इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार हम जो है जैसे वर्ब में एस या एस या विदाउट एस वी वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसा वर्ब जैसा सब्जेक्ट होगा उस तरह से प्रयोग हम करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मैं कभी खरीदता हूं कभी बेचता हूं। नाउ आई बाय, नाउ आई सेल। इस तरह के बहुत सारे वाक्य आएंगे। वह कभी हंसता है कभी रोता है, तो आप इस तरह से आप
ट्रांसलेट कर सकते हैं नाउ ही लाफ्स, नाउ ही वीप्स। तो इस तरह के जो भी वाक्य है आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब रूल नंबर 4 देख सकते हैं, इट इज प्लस सिंगुलर और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स देने पे ये क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स देखिए, आपने इस तरह के वाक्य अक्सर सुना होगा, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। तो हम यहां पे इट इज आई लिखेंगे, इट इज आई। तो आई जैसे इट इज आई और ये वाक्य कंप्लीट होता है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, उसने ही तो कलम चुराई है, उसने ही तो कलम चुराई है। इट इज ही, उसने ही तो कलम चुराई है, तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं होता है कि उसने किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, लड़का है या लड़की। तो हम ही और सी दोनों लिखेंगे। इट इज ही ऑब्लिक सी हु हैज स्टॉलन ए पेन। तो हम क्या देखते हैं, इट इज ही या सी हु हैज स्टॉलन ए पेन। यहाँ कलम चुराई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और हम देख सकते हैं कि हु के पहले जो ही और सी आया है उसके अनुसार हमने हैज वर्ब का प्रयोग किया है। दूसरा एक और सेंटेंस यहाँ पे हम लेके आपको समझाना चाहेंगे, मैं ही तो हूं जिसने उसे ऐसा कहा है। तो आप लिख सकते हैं, इट इज आई हु। अब आई के अनुसार हम हैव का प्रयोग करेंगे। यहां भी जिसने उसे ऐसा कहा है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो हम लिखेंगे, इट इज आई हु हैव told him so. It is I who have told him so. रूल नंबर 5। अब यहाँ पे हम एक ही वाक्य को 3 तरह से बनाना सीखेंगे। तो हम सभी रूल लिखते हैं। रूल नंबर, एक ही वाक्य को 3 तरह से। तो इसी का जो पहला रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस गो ऑन या गोज ऑन। पास्ट टेंस का वाक्य है तो वेंट ऑन प्लस
V1 प्लस ING। इसी वाक्य को हम दूसरे रूल के अनुसार बना सकते हैं, वो होगा सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स, और पास्ट टेंस का हो तो केप्ट प्लस V1 प्लस ING। तीसरी तरह से हम इसी वाक्य को बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू या कंटिन्यूज, पास्ट टेंस होगा तो कंटिन्यूड प्लस 2 प्लस V1। अब हम एग्जाम्पल लेंगे। वह हंसती रहती है, वह हंसती रहती है। तो हम इसको तीन तरह से ट्रांसलेट करेंगे, ये तीनों रूल के आधार पे। फर्स्ट रूल के आधार पे हम अगर ट्रांसलेट करते हैं तो आप देखते हैं सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के वाक्य हैं होते हैं। तो आप देखते हो वो हंसती रहती है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सी, और सी के अनुसार लगेगा गोज ऑन, और V1 प्लस ING, तो हंसना का लाफ प्लस ING लगा देंगे तो लाफिंग, सी गोज ऑन लाफिंग। दूसरे तरह से इसको हम बनाएंगे सी कीप्स लाफिंग, सी के अनुसार कीप्स का प्रयोग किया हम, और V1 प्लस ING यहाँ भी होगा, तो सी कीप्स लाफिंग। और तीसरे तरह से इसके अनुसार, तीसरे रूल के आधार पे हम इसको कैसे बनाएंगे, सी कंटिन्यूज टू लाफ। रूल नंबर 6, सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे हम ऐसे वाक्य का इस रूल पे हम ट्रांसलेट करते हैं, इस रूल के आधार पे इसमें संभावना व्यक्त किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स, तुम्हें आज पैदल बाजार जाना पड़ सकता है, तुम्हें आज पैदल बाजार जाना पड़ सकता है। तो रूल के आधार पे हम कैसे बनाएंगे, तुम्हें के लिए हम क्या लिखेंगे, यू मे हैव टू V1, तो जाना, तो यू मे हैव टू गो
कहाँ जाना पड़ सकता है? तो मार्केट। यू मे हैव टू गो टू मार्केट टुडे। कैसे जाना पड़ सकता है? तो पैदल, ऑन फुट। यू मे हैव टू गो टू मार्केट टुडे ऑन फुट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे उसकी मदद करनी पड़ सकती है। मुझे उसकी मदद करनी पड़ सकती है। मुझे के लिए आई मे हैव टू हेल्प। अब यहाँ पे उसकी से स्पष्ट नहीं होता है कि वो लड़का है या लड़की, तो यहाँ पे हम हिम और हर दोनों लिखेंगे। आई मे हैव टू हेल्प हिम ऑब्लिक हर। रूल नंबर 7, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो हम देखेंगे कि डजंट का प्रयोग कहाँ होगा, डोंट का प्रयोग कहाँ होगा। तो अब जानते ही हैं, ही, सी, इट एंड सिंगल नेम के साथ हम डजंट का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी यानी आई, वी, यू एंड यू, दे एंड नेम्स यानी एक से अधिक नाम के साथ हम डोंट का प्रयोग करेंगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स, उसे बोलना नहीं पड़ता है। उसे बोलना नहीं पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे? उसे के लिए ही या सी डज नॉट इसी के साथ डज नॉट आ गया। ही, सी डज नॉट हैव टू स्पीक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हें भीख नहीं मांगना पड़ता है। तुम्हें भीख नहीं मांगना पड़ता है। तो यू के अनुसार यहाँ पे क्या पकड़ेंगे? यू डोंट हैव टू भीख मांगना यानी बेग। यू डोंट हैव टू बेग। रूल नंबर 8, यहां हम देखेंगे सब्जेक्ट पहले आएगा। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब इसका एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहेंगे। एग्जाम्पल्स है, मैं दिल्ली में रहा करता था।
मैं दिल्ली में रहा करता था। तो सब्जेक्ट की जगह पे आई आ जाएगा और उसके बाद हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। यूज टू स्टे इन दिल्ली। एक और एग्जांपल लेंगे इसका। वह मुझसे मिलने पैदल आया करती थी। She used to come। वह आया करती थी। कैसे? मुझसे मिलने पैदल। पैदल आया करती थी मुझसे मिलने। तो सी यूज टू कम ऑन फुट, पैदल हो गया, टू सी मी। सी यूज टू कम ऑन फुट टू सी मी। अब हम देखेंगे रूल नंबर 9। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 और V1 प्लस ING। अब हम एग्जाम्पल लेंगे। मैंने सीता को हंसते हुए देखा। मैंने सीता को हंसते हुए देखा। तो सब्जेक्ट की जगह पे आई आ जाएगा प्लस V2। तो यहां पे जो है वर्ब है देखा, तो सी सॉ वर्ब का दूसरा रूप। आई सॉ किसको देखा? सीता को। आई सॉ सीता। और यहां पे ये ऑब्जेक्ट आ गया सीता की जगह पे। अब आप देख रहे हैं कि V1 या V1 प्लस ING दोनों में से किसी का भी प्रयोग करके हम इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आई सॉ सीता, तो V1 क्या हो जाएगा? हंसना का लाफ, LAUGH, या आप लाफिंग भी लिख सकते हैं। तो आई सॉ सीता लाफ या लाफिंग। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। उसने सूरज को उगते हुए देखा। उसने सूरज को उगते हुए देखा। उगते हुए देखा। तो क्या होगा? सब्जेक्ट की जगह पे उसने। अभी उसने लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो हम दोनों का यहां पे प्रयोग करेंगे। ही ऑब्लिक सी देखा, तो V2 में वर्ब का दूसरा रूप होगा तो सॉ। ही सी सॉ क्या देखा? सूरज को। द सन उगते हुए, उगना का क्या हो जाएगा? राइज या राइजिंग। क्लियर? रूल नंबर 10। अब 10वें रूल में हम दो या ऑल दो
का प्रयोग सीखेंगे। THOUGH या ऑल्दो, इसमें इस तरह के वाक्य आएंगे, यद्यपि, फिर तथापि या तो भी या फिर भी। एग्जाम्पल देखते हैं। यद्यपि वह काली है, यद्यपि वह काली है, तथापि या तो भी वह सुंदर है। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यद्यपि की जगह पे हम दो या ऑल्दो का प्रयोग करेंगे, और वह काली है तो क्या लिखेंगे? सी इज डार्क कंप्लेक्शन। IONED, डार्क कंप्लेक्शन। और तथापि और तो भी के लिए हम किसी भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, ये कॉमा देने से ही तथापि और तो भी का काम कर जाता है। तो हम कॉमा देंगे यहां पे, शी इज ब्यूटीफुल। क्लियर? दो या ऑल दो सी इज डार्क कंप्लेक्शन, कॉमा सी इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यद्यपि वह गरीब है, यद्यपि वह गरीब है, तथापि या तो भी वह बहुत ईमानदार है। बहुत ईमानदार है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो वही दो या ऑल दो, he is poor, he is poor, कॉमा तथापि के लिए कोई वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, तथापि तो भी के लिए इस कॉमा से काम चल जाता है। he is very honest। रूल 11, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस V4 या V1 प्लस ING प्लस OW अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस V4 इज इक्वल टू V1 प्लस ING, है ना। V1 प्लस ING ये जीरंड भी कहलाता है। तो ये रूल हो गया हमारे। अब एग्जांपल्स देखते हैं। वह यहां से हंसते हंसते गई।
वह यहाँ से हंसते हंसते गई। तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, वाक्य है। तो हम वर्ब के दूसरे फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, वह की जगह पे लड़की के लिए प्रयुक्त हुआ है तो हम सी लिखेंगे। सी वेंट, V2 हो गया, सब्जेक्ट सी हो गया, वेंट V2, और V4 तो कैसे गई, हंसते हंसते। सी वेंट लाफिंग फ्रॉम हियर। समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग आज रात में पढ़ते पढ़ते सोए। हम लोग आज रात में पढ़ते पढ़ते सोए। तो क्या लिखेंगे, हम लोग के लिए वी, स्लीप का दूसरा रूप स्लेप्ट, वी स्लेप्ट। कैसे सोए, पढ़ते पढ़ते। तो B4 रीड का क्या हो जाएगा, रीड प्लस ING रीडिंग, वी स्लेप्ट रीडिंग। कब सोए, रात में, तो एट नाइट टुडे। वी स्लेप्ट रीडिंग एट नाइट टुडे। अब हम रूल नंबर 12 देखेंगे। इसमें हम ओन का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ ओन, OWN, ओन। ओन का अर्थ होता है अपना, अपनी, अपने। इसका प्रयोग कर हम किसी संबंध या अधिकार को जोरदार बनाते हैं। इम्फेटिक माने अपने संबंध और अधिकार को जोरदार, इम्फेटिक बनाने के लिए हम इस शब्द का, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। वह उसका अपना भाई है, वह उसका अपना भाई है। तो क्या होगा, ही इज हिज या हर ओन ब्रदर। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यह, या ऐसे लिख सकते हैं, भारत हमारा, भारत हमारा अपना देश है। तो क्या लिखेंगे, इंडिया is our own country। एक चीज और जानने की आवश्यकता है। यहाँ पे ओन का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं। हम एग्जाम्पल देके इसको समझेंगे। ओन का प्रयोग दूसरी तरह से कैसे किया जाता है, हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। इस तरह से
एग्जाम्पल देखिए, यह मेरा अपना घर है, यह मेरा अपना घर है। इसको तो हम जैसे ऊपर ट्रांसलेट किए उसी तरह से इसको भी हम कर ही सकते हैं, दूसरी तरह से भी किया जा सकता है। हम बता रहे हैं यह मेरा अपना देश है, तो इसको पहले इसी तरह से लिख लें, दिस इज माई ओन हाउस। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस हाउस इज माई ओन। अब हम सीखेंगे रूल नंबर 13, यानी इन्फिनेटिव एंड जिरंड एज ए सब्जेक्ट। इन्फिनेटिव एंड जिरंड एज ए सब्जेक्ट। हम इन्फिनेटिव और जिरंड को सब्जेक्ट के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, इस रूल में हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले मेरे लिए, हम आप लोगों के लिए जानना ये आवश्यक हो जाता है कि इन्फिनेटिव और जिरंड है क्या। तो यहां देखें, 2 + V1 वर्ब का पहला रूप इज इक्वल टू इन्फिनेटिव। 2 + V1 इज इक्वल टू इन्फिनेटिव, और V1 + ing इज इक्वल टू जिरंड। हो जाएगा। और इस तरह के वाक्य जिसका ट्रांसलेशन हम इन्फिनेटिव और जिरंड को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करके करते हैं, उसे तीसरे रूल के आधार पे भी किया जा सकता है, और वो है, जैसे आप देख सकते हैं, इट इज, या पास्ट टेंस का वाक्य होगा तो वाज प्लस एडजेक्टिव या नाउन। यानी रूल नंबर 13 में हम एक सेंटेंस को 3 तरह से बनाना सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, दौड़ना लाभदायक है। तो रूल नंबर 1 के अनुसार इसको कैसे बनाएंगे, तो आप देख रहे हैं 2 + V1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो दौड़ना, और ऐसे वाक्य अक्सर हिंदी के मूल क्रिया से ही प्रारंभ होता है उसका। जैसे मूल क्रिया की पहचान है, हिंदी की मूल क्रिया की पहचान है कि उस शब्द के अंत में ना लगा होगा, जैसे दौड़ना, खेलना, हंसना, बोलना, उठना, बैठना, इस तरह का। तो यहाँ पे देख रहे हैं दौड़ना से वाक्य शुरू हुआ है, दौड़ना लाभदायक है। तो पहले रूल के अनुसार कैसे बनाएंगे, 2 + रन, यानी इन्फिनेटिव हो गया, टू रन इज यूजफुल। या दूसरे रूल के अनुसार, दूसरा रूल क्या देख रहे हैं, V1 + ing इज इक्वल टू जिरंड। तो हम कैसे लिखेंगे, रन + ing यानी रनिंग, रनिंग इज यूजफुल। और तीसरा कैसे बनेगा, तो आप देख रहे हैं तीसरा रूल है, इट इज ऑब्लिक वाज। तो चूंकि ये वाज का प्रयोग तो यहाँ होगा नहीं, ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इज है का प्रयोग हुआ है, तो लिखेंगे इट इज यूजफुल टू रन।
अब दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। फिर इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसको भी तीनों रूल के आधार पे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। पहले इन्फिनिटिव के आधार पे तो क्या हो जाएगा? टू लाफ इज गुड फॉर हेल्थ। दूसरे नियम के आधार पे कैसे होगा? तो जीरंड यानी भी प्लस आई एन जी, तो लाफ प्लस आई एन जी लाफिंग हो जाएगा। लाफ लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। और तीसरा कैसे होगा? इट इज गुड टू लाफ। इट इज गुड टू लाफ फॉर हेल्थ। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। बहुत ही जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।